टीचिंग में आया हूं। सर्वप्रथम अपनी बात शुरू करता हूं मैं कि कल ही दिल्ली प्रदेश का एक सफल परिणाम निकला है। उस परिणाम के नाते से आप सबको और आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई का सिलसिला तो वास्तव में दिल्ली पर कल ही आया है। लगातार इस प्रकार के क्रम मैं उस दिन से सोच रहा हूं जब बड़ी जीत एक मध्य प्रदेश की जब हुई, उस समय मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। और उसके बाद लगातार लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, एक दिशा उन सब चुनाव से बढ़ते हुए आगे फिर महाराष्ट्र का भी एक बहुत सफलतापूर्वक चुनाव हुआ और उसका परिणाम भी अच्छा अनुकूल निकला। और फिर अब दिल्ली का चुनाव वहां आकर के बढ़ा है। ये क्रम लगातार देश में वर्षों से जो चल रहा है, इस पर भी आपका जरूर ध्यान होगा, ताकि मैं इसलिए ध्यान करा रहा हूं कि पत्रकार भी एक जागरूक नागरिक होता है। उस जागरूकता को इस माध्यम से भी आपके सामने रखना था, मैंने रखा है। जहां तक इस बार के बजट का विषय है, हर वर्ष की भांति ये बजट निकला है। जब इस बजट की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आ जाता है कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो पार्टी संगठन के नाते से उन्होंने काम शुरू किए और बाद में फिर शासनिक प्रशासनिक के नाते से, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के प्रधानमंत्री रहे हो, लगातार मैं 1996 से, यानी आज लगभग 28 साल हो गए हैं, मेरा उनका संबंध है। नया सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। और नई और बड़े सोच की कल्पना 1996 में तब होती है कि वो हरियाणा में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया, मैंने उनके साथ काम किया, तो पार्टी के नाते बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने हमें सुचवाई और हमने उसको किया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार शासन बना और 15 साल यानी शासन को इस टर्म के साथ होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी 2003 से, बीच में अगर एक 15 महीने छोड़ दिया जाए तो 2003 से तो लगातार हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देश में भी 2014 से लगातार अब तीसरी बार बनी है सरकार, तो आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कैसी है, 2022 में जब उन्होंने शुरू किया कि अगला 25 वर्ष ये हमारा अमृत काल का समय होगा। अमृत काल के पीछे अर्थ यही था कि इस काल में हमें बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है। और लक्ष्य रखा 2047 जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे आजाद होने पर, तो उस समय देश विकसित की श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिसके कारण से देश अभी विकासशील देश में है, तो आगे विकसित कैसे हो जाए, उसी हिसाब से आगे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी अगर मैं तुलना करूं 2013-14 से और आज 25-26 के बजट के साथ, तो 13-14 का बजट उस समय का आंकड़ा है 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट देश का उस समय था, सब जो प्राप्तियां और व्यय है टोटल। आज जो बढ़कर के 50,65,000 करोड़ रुपया हो गया, अर्थात 3 टाइम्स। तो 3 गुना बजट 10 साल के अंदर बढ़ना, ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है किसी भी देश के लिए। इस प्रकार की गति और किसी देश की सामान्यता है नहीं। एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी, ये उसका द्योतक है कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नाते से इस बजट की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो नई स्कीमें, ये हमेशा वो लेके आते हैं आवश्यकता के हिसाब से, समय के हिसाब से। और पुरानी स्कीमें जितनी कारगर हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको आगे उसका जितनी वृद्धि करनी होती है बजट में वो भी करते हैं। उसके परिणाम को देख करके, तो उस परिणाम के हिसाब से और उनको भी उन्होंने शामिल किया, आगे बढ़ाया है। और हर वर्ग का उसके अंदर ध्यान रखने का उनका जो सिलसिला है, उसको मैं देखता हूं कि पिछले कुछ सालों से 4 वर्गों की बात करते हैं कि हमारी तो 4 जातियां हैं। और उन 4 जातियों को फिलोसफिकल एक शब्द प्रयोग करता हूं तो है ज्ञान। ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो ये 4 शब्दों से
4 अक्षरों से ये जो इस चीज का उद्योग बना है कि हम गरीब कल्याण की भी बात करते हैं, युवा वर्ग की भी बात करते हैं, अन्नदाता की भी करते हैं, नारी महिला शक्ति इसकी भी बात करते हैं। उसी के साथ साथ अन्य क्षेत्र उनकी भी, जैसे मिडिल क्लास का विषय भी आता है, गरीबों के साथ मिडिल क्लास की भी चर्चा हम करते हैं, उद्योगपतियों की भी बात करते हैं। देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से जो कंट्रीब्यूट करने वाला वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, एक्सपोर्टर है, उनकी भी चर्चा करते हैं। और कुल मिलाकर के व्यवस्था परिवर्तन, इसकी बात भी हम करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन से लोगों का जीवन सरल कैसे हो, ईज ऑफ लिविंग, इसकी बात भी हम करते हैं, ताकि लोगों के रहन सहन का कैसे सरल तरीका बने। इसी प्रकार से जो नए नए प्रोविजन जो जिसकी मैं चर्चा करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ चीजें पुरानी भी हों, फिर भी मोटे रूप से मैं बताऊंगा कि उन्होंने गरीब कल्याण के नाते से पहले से ही, यानी जैसे गरीब कल्याण का उनको अन्न देने की बात है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये चल रहा है तब से, कोविड के दिनों से ये शुरू किया था। और एक बहुत बड़ी आम आदमी के लिए ये योजना है, राहत की योजना है। डे केयर सेंटर यानी अस्पतालों में ये बनाया जाए, ये उनकी पहली घोषणा है। इस बार नई घोषणा है कि हर अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें डे केयर सेंटर, कोई पूरा समय एडमिट नहीं भी रहना चाहता, मरीज है कैंसर का, अन्य बीमारियों का, सुबह गया शाम को वापस घर आ गया। इस वर्ष में 200 नए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और आगे चल करके हर जिले में, हर जिला अस्पताल में ये केंद्र बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स, ये एक ऐसी नई श्रेणी है। आज जो ई मार्केटिंग या जो इस प्रकार से होम डिलीवरी, ये जो सर्विस चल रही है, इसमें गिग वर्कर्स का एक बड़ा वर्ग ये खड़ा हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल उन्होंने बनाया है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स ये दिए जा रहे हैं। और ऐसे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, इस प्रकार के 30 करोड़ वर्कर्स को अभी तक इस पर रजिस्टर किया जा चुका है, जिनको 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान भी ये किया गया है कि जैसे रजिस्टर्ड वर्कर होगा तो इनको 3,000 रुपया पर महीना पेंशन दी जाएगी। और इनका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, और 1 लाख रुपया इन केस ऑफ पार्शियल हैंडीकैप अगर होता है तो ऐसी एक योजना गिग वर्कर्स के लिए भी दी गई है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। जो समाज वंचित समाज है, ऐसे लोगों को गरीबी कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मैंने बताई दिया आपको कि जिसका बजट 2,03,000 करोड़ रुपया, ये इसका बजट है। जो खास करके गरीबों के लिए अन्न देने की बात जो आई है कोविड मैनेजमेंट के बाद, वैक्सीन डोजेज ये भी दी गई हैं, 80 करोड़ लोगों को दी गई। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसे लोगों को निकालने के लिए सारा काम किया गया। 25 करोड़ लोगों की गिनती, और ये स्पीड अपने देश की जो बनी है, इसमें से दुनिया के लोग भी इसका अध्ययन कर रहे हैं कि इस प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर कैसे लोगों को लाया गया है। गरीबों को मोबाइल सर्विस, नेट कनेक्शन, इंटरनेट की सुविधा ये बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पर भी जो भी इंटरनेट की सेवाएं हैं गांव-गांव में पहुंचे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर इंटरनेट की वाईफाई की सुविधाएं दी जाए, इसका भी लाभ हुआ है। इसका अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग करने वाले लोग 17 करोड़ थे, जो आज बढ़कर के 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी संख्या में जब ये कम्युनिकेशन का, एक मीडिया का, एक नेट इंटरनेट की कनेक्शन का सुविधा लोगों को मिलती है, तो ये जीवन को सरल करने वाली बात है। 10 बजे आपका नाम। इसमें हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये दुनिया भर में पहले 83rd रैंकिंग थी, आज 49th रैंकिंग है। देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, फिर भी और इसकी आवश्यकताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा हमको मालूम है कि इस बार पहली ही जो बजट की यानी कैबिनेट का फैसला था, 3 करोड़ नए घर ये दिए जाए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। इसका भी प्रावधान जो किया गया है, इस बार 78,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ये इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही
योजना है आयुष्मान की। आयुष्मान भारत के लिए भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट सभी बीपीएल परिवारों को तो मिलता ही है। 70 वर्ष से ऊपर ऐसे परिवार के हर सदस्य को, उसमें कोई लिमिट इनकम की नहीं है, उसमें 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए अतिरिक्त ये जो आयुष्मान भारत की ये सहायता देने का भी घोषणा की गई है। और टोटल हॉस्पिटल अभी तक जो एम्पैनल हो चुके हैं 31,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट हो गए हैं, जिन पर इलाज वो जाकर के करा सकते हैं। अभी आयुष्मान की कुल बेनिफिशरीज 55 करोड़ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 करोड़ ये सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी लिखा जा चुका है, इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है और कोई विषय नहीं था क्या। ऐसा मजाक भी किया गया, लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले